बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 9 का हम लोग, ठीक है। तो सेट 1 का है ये क्वेश्चन हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो ये हम लोगों को क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग आकृति बनाएंगे कुछ ऐसा कि त्रिभुज है, उसके बीच में एक माध्यिका भी है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं एक। ये बच्चों हम लोग का हो गया त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज दर्शाइए कि त्रिभुज है, उसके बीच में एक माध्यिका है। माध्यिका क्या होता है बच्चों, बीचों बीच होता है ये माध्यिका। तो माध्यिका हम लोग बीचों बीच खींचेंगे कुछ इस प्रकार। माध्यिका क्या करेंगे हम लोग, कुछ बीचों बीच करेंगे। सबका नाम देते हैं बच्चों हम लोग। मान लेते हैं ये ए हो गया हम लोगों का, ये बी, ये सी और माध्यिका ये हम लोग देते हैं डी, ठीक है। सिद्ध करना है बच्चों क्या, हम लोग को क्षेत्रफल सिद्ध करना है। तो क्षेत्रफल सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। माध्यिका तो बीचों बीच दे दिया है बच्चों, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ऊंचाई को खींच लेंगे खुद से। एक ऊंचाई क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए खींच लेंगे। ये 90 डिग्री का है और इसको मान लेते हैं हम लोग ओ है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ हम लोग सिद्ध करते हैं बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, तो वो लिखते हैं। फिर हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है बच्चों कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी एक माध्यिका है, जिसमें ए डी एक माध्यिका है, जिसमें ए डी एक क्या है, माध्यिका है। चलिए बच्चों हम लोग कुछ इसमें रचना भी कर दिए हैं खुद से कि ए ओ जो है वो क्या है, लंब है, ठीक है। ये हम अपने से हम लोग खींचे हुए थे क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने रचना किया है कि रचना लिखेंगे कि ए ओ लंब है किसके, बी डी के। ए ओ लंब है किसके, ये बी और ये डी के, ठीक है। अब देखते हैं हम, टोटल चीज़ हो गया बच्चों। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हम लोग का। दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी एक माध्यिका है। चलिए ए डी एक माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है जो बीचों बीच एक लाइन खींचा हो, ठीक है। बीचों बीच एक लाइन, जैसे कि एक लाइन है, इसके बीचों बीच ये खींचेगा, ठीक है। ये अगर बीचों बीच खींचेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्या होगा, ये और ये आपस में बराबर। जैसे कहने का सेंस बच्चों कि मान लीजिए कि एक पेपर हमने लिया, ठीक है। ये पेपर लिया, इसको मैंने एक फोल्ड किया इस तरह से, दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इस टाइप से मैंने इसको फोल्ड किया, ठीक है। और बीच में एक माध्यिका का लाइन खींचा, देखिए एक लाइन खींचा, ठीक है। और ये लाइन क्या कर रहा है, इसको और इसको जब मैं क्या करूँगा, बीचों बीच जब इसको मैं फाड़ दूंगा तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का सेंस यहाँ भी वही है कि अगर बीचों बीच अगर ये माध्यिका खींचा गया है तो बी डी यानी ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, इसीलिए मैंने आपको क्या किया, बता दिया। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने रचना कर दिया है कि ए ओ जो है वो लंब है किसके, बी डी के। चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए बच्चों, अब चलिए क्या करना है, सबसे पहले इसको एरिया देखिए। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है बाबू एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए आर लिखते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ए आर क्या लिख दिया, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। चलिए तो एरिया किसका करना है बच्चों, ए बी डी। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक ये और ये दोनों को आपस में बराबर करना है। एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज को क्या करना है, बराबर करना है। तो एरिया किसका करना है, ए बी डी, ए बी डी बराबर करना है एरिया ए सी डी, ए
सी डी, ये दोनों को क्या करना है बच्चों, आपस में हम लोगों को बराबर कर देना ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोगों का हो जाएगा LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा, यानी LHS को हम लोग को क्या पूरा देना है, RHS पूरा देना है, तो हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। चलिए, तो हम लोगों का 1/2 आधार क्या है बच्चों, देखिए ABD का आधार, ABD का आधार क्या है, BD है, ABD का आधार क्या है, BD है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, देखिए ऊंचाई हम लोगों ने खींच लिया था लंबन, ठीक है, लंबन क्या क्या था हम लोगों ने खींच लिया था, क्या है ऊंचाई AO है, ऊंचाई क्या है बच्चों AO है। चलिए अब करते हैं, मैंने बताया था एक चीज़ कि अगर एक लाइन के बीच में माध्यिका खींचा जाए, ठीक है, कोई भी लाइन के बीच में एक माध्यिका खींचा जाए तो ये लाइन और ये आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर हो जाता है। तो BD क्या, BD बराबर CD हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में तो माध्यिका खींचा हुआ है, इसीलिए बराबर हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BD के जगह पे CD, BD की जगह में DC, BD के जगह में क्या लिख देंगे बच्चों, D और C गुने ऊंचाई तो दिया हुआ ही है, ये ऊंचाई AO, ठीक है, सबका ऊंचाई हम लोगों ने खींच दिया है, ऊंचाई ये है। मान लीजिए बच्चों ये आगे नहीं, ये पीछे से ये लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दिख रहा है कि ये लाइन आगे से खींचा हुआ नहीं, ये पीछे से है, ये लंबवत, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि BD बराबर DC है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, BD की जगह पे DC को लिख दिया, ठीक। अब ये बच्चों देखिए, अच्छा यहाँ से देखना है कि ये अब किसका क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल किसका आ गया, इसका आ गया ना। देखिए कैसे, देखिए ये हो गया 1/2, DC क्या है, DC क्या है, ये DC आधार है, ये DC क्या है, आधार है, और ये हम लोगों का तो ऊंचाई तो पहले से ही था, ये आधार और ये ऊंचाई, तो ये आधार ये ऊंचाई किस त्रिभुज का है, ये आधार और ये ऊंचाई किस त्रिभुज का है, ACD का है। किस त्रिभुज का है बच्चों, ये किसका है, ADC का है, चाहे इसको हम ACD लिखे थे, ACD का है, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ये किसका क्षेत्रफल बन गया बच्चों, ये क्षेत्रफल बन गया ACD का क्षेत्रफल बन गया। तो हम लोग क्या किए बच्चों, यहाँ से LHS लेके चले और LHS में हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि त्रिभुज ABD का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो ACD के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, उसे केंद्र से, उसे ये क्या केंद्र है, और ये जीवा है, ये जीवा बराबर दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया, बराबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जीवा का नाम देते हैं हम लोग, ABCD, ये जीवा का नाम हो गया बच्चों। अब क्या कर रहा है, आंतरिक कोण बराबर करती, तो आंतरिक कोण निकाले, ये आंतरिक कोण है, तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, जीवा से ये आंतरिक कोण में एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन खींचते हैं, तो ये क्या एक कोण बन जाएगा, यहाँ एक कोण बन जाएगा। ठीक है, दोनों का पूछा है बच्चों, तो दोनों से क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, तो यहाँ भी क्या एक कोण बन जाएगा, और ये कोण का नाम दे देते हैं O। क्या क्या मैंने एक ये कोण का नाम भी दे दिया, O दे दिया। ठीक है, ये हम लोग का तैयार हो गया रचना। इस टाइप से हम लोग क्या करना था, रचना बनाना था। चलिए अब हम लोग आते हैं सिद्ध करने की ओर, कि अब इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को सिद्ध करना होता है पहले लिखते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया है बच्चों, देखिए क्या दिया है बच्चों, कि AB और CD एक AB और CD दोनों बराबर जीवा हैं,
दोनों बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, वृत्त के दोनों बराबर जीवा हैं, मतलब ये वृत्त ए बी और इसी एक दोनों बराबर जीवा हैं। ठीक है, इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि आंतरिक कोण ये है ओ है, यानी ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर ये कोण है। ठीक है, आंतरिक कोण यही हो गया, इसका आंतरिक कोण ये हो गया ए ओ बी और इसका आंतरिक कोण हो गया सी ओ डी। ये हो गया आंतरिक कोण। तो ये आंतरिक कोण को आपस में क्या करना है बच्चों? हम लोग को बराबर कर देना है। तो बच्चों हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं इस रचना को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है बच्चों। यहाँ क्या कर रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए दो त्रिभुज कौन कौन सा है? एक है त्रिभुज ए ओ बी, ये बी है, ए ओ बी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? सी ओ डी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है बच्चों? सी ओ डी। दो त्रिभुज बन रहा है। अब ये दो त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या बराबर है देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? देखिए ए बी और डी सी दोनों बराबर है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों क्या है? बराबर है। ए बी बराबर सी डी, ये क्या है बच्चों? दिया हुआ है। ठीक, क्या है बच्चों? दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कहीं कोई दिक्कत? अब देखते हैं और क्या दिया है बच्चों। ए ओ और सी ओ, ये क्या है बच्चों? बराबर है। कैसे? ये दोनों त्रिज्या है। ये क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। ये क्या है बच्चों? वृत्त का त्रिज्या है। तो हम लोग करेंगे ए ओ बराबर सी ओ। ये क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए बच्चों, ये भी बी ओ और डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या है तो बराबर ही होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है हमेशा। त्रिज्या, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम है त्रिभुज सी ओ डी। ए ओ बी सर्वागसम है त्रिभुज सी ओ डी। किसके नियम से बच्चों? देखिए भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 नियम से। ठीक है, साइड 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 के नियम से ये क्या है बच्चों? सर्वागसम हो गया। यानी अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना था। प्रूफ क्या करना था कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। चलिए, तो हम लोग अब लिखेंगे, इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी है। कैसे? बाय सी पी सी टी। अच्छा, ये बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी ये है कि सर्वागसम त्रिभुज के सभी कोण, सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। सर्वागसम त्रिभुज के सभी कोण, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं, ये तो हम लोगों का प्रूफ हो गया बच्चों यहाँ से। तो सी पी सी टी का आप देख लीजिए, इंग्लिश में इसका इंग्लिश में लिखे हैं ये, तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म देख लीजिए आप। इसका होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और इसका हिंदी में हम लोग लिखते हैं बच्चों कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों हम लोगों का बन गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे थोड़ा सा कुछ और समझेंगे बच्चों, कि जिनको नहीं मालूम उनके लिए भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन तो हम लोगों का सॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या किया बच्चों? ए ओ बी सर्वागसम कर दिए, सी ओ डी का सर्वागसम कर दिए बच्चों। और ये कोण भी हम लोगों का क्या हो गया? बाय सी पी सी टी से बराबर हो गया। तो ये बच्चों हम लोगों का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। बेसिक कुछ इस तरह से है कि एक त्रिभुज, ये क्या है बच्चों, त्रिभुज है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के पार्ट्स को मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं केंद्र। और इस साइड में जो बाबू लाइन खिंचा हुआ होता है इसको कहते हैं हम लोग जीवा। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं जीवा, ठीक है। और केंद्र से एक लाइन जो बाउंड्री तक खिंचा हुआ होता है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। और यही केंद्र से पूरा लाइन अगर खिंचा हो इस तरह से तो इसको कहते हैं हम लोग व्यास। इसको क्या कहते हैं बच्चों, व्यास। तो ये है वृत्त का टोटल भाग, वृत्त के भाग, ठीक है। तो ये है क्या, वृत्त के टोटल भाग है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों हम लोगों का बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान निकालिए। आंकड़ों का 63 माध्यक यानी माध्यक दे दिया है, ठीक है। तो इसको क्या किया बच्चों, आरोही क्रम में पहले से ही लिख दिया गया, ठीक है। नहीं लिखा था तो हम लोग लिखना पड़ता हम लोगों को, लेकिन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या बच्चों, माध्यक निकालना। तो माध्यक का 2 फॉर्मूला होता है, एक सम संख्या के लिए अलग और विषम संख्या के लिए अलग। तो क्या लिखेंगे, माध्यक, ठीक है। माध्यक का 2 फॉर्मूला बोले बच्चों। अभी सम संख्या का देखिए, सम संख्या क्या होता है बच्चों फॉर्मूला। तो सम संख्या का होता है फॉर्मूला n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इसको भाग करते हैं बच्चों हम लोग 2 से, ठीक है। और विषम संख्या का अलग होता है, विषम संख्या का होता है n + 1/2, ये होता है विषम संख्या का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग सबसे देख लेते हैं कि टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पूरा 6 है, 7 8 9 10। कुल संख्या कितना है बच्चों, कुल संख्या यानी n बराबर कितना है बच्चों, 10 है। 10 क्या है बच्चों, एक सम संख्या है, यानी ये बड़ा फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। 10 क्या है बच्चों, एक सम संख्या है। तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या दिया है बच्चों, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, इसको भाग करते हैं 2 से। माध्यक बच्चों हम लोगों का दे दिया गया, माध्यक क्या है बच्चों हम लोगों का दे दिया, कितना दे दिया है, 63। तो लिखेंगे यहाँ पे 63 बराबर n कितना है बच्चों, 10 निकाले हम लोग। तो क्या करेंगे, 10/2वां पद, ठीक है, 10/2वां पद प्लस ये भी 10/2 प्लस 1वां पद, इसको भाग करेंगे किससे बच्चों, 2 से। चलिए अब आगे देखते हैं। 63 बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5वां पद प्लस ये 5 + 1 6, तो 6वां पद, इसको भाग करेंगे किससे, 2 से। तो 63 बराबर लिखेंगे, 5वां पद क्या है बच्चों, 1 2 3 4, 5वां पद x है, प्लस 6वां पद क्या है बच्चों, x + 2 है। तो क्या करेंगे, x + 2, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस कर देंगे इसको इंटू, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का 126। कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 126, ठीक है। 126 1x कितना x हो गया बच्चों, 2x + 2, ठीक है। अब देखते हैं, ये प्लस में है, बराबर के पहले आ जाएगा तो ये कितना माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब 126 में 2 घटाएंगे तो कितना होता है बच्चों, 124 होता है। 124 बराबर 2x। अब देखिए बच्चों, इसको ये 2 को यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ नहीं तो बीच में इंटू का साइन होता है बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं तो बीच में इंटू का साइन होता है। तो क्या बराबर के बाद इंटू में, तो इसको बराबर के इधर लेते आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा बच्चों, यानी बटे में आ जाएगा, बराबर 24। जो काट देंगे 6 62, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 62। ये हो गया हम लोगों का आंसर। x बराबर क्या आ गया बच्चों, 62 आ गया, ठीक है। x बराबर 62 हम लोगों का आंसर आ गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का, जो सॉल्व हो गया।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में बीजों के 5 थैले में प्रत्येक थैले में 50 बीज यादृच्छिया चुनकर उन्हें ऐसी मानकृत अवस्थाओं में रखा गया है जो अंकुर के अनुकूल है। ठीक है, 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह को अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए गए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारणी है बच्चों हम लोगों का। ये थैला है, पहला थैला, दूसरा थैला, तीसरा थैला, चौथा थैला, पांचवा थैला। ठीक है, अंकुरित बीजों की संख्या दिया हुआ। पहला थैला में 40 है बच्चों, दूसरा थैला में 48 है, तीसरा थैला में 42 है, चौथा थैला में 39 है, पांचवा थैला में 41 है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित बीजों की अंकुरन की प्रायिकता कीजिए। जो अंकुरित किया गया उसका प्रायिकता निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है बच्चों कि क्या क्या 5 थैला है, उसमें अंकुरित कितना बीज है। ठीक है, यानी कि एक थैला में कितना बीज अंकुरित किया गया, उसका क्या करना है बच्चों, प्रायिकता निकाल देना है। तो चलिए, तो सबसे पहले बाबू प्रायिकता बराबर होता क्या है बच्चों, प्रायिकता बराबर क्या होता है बच्चों, प्रायिकता बराबर होता है बच्चों प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण, ये होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, ध्यान से समझना है हम लोगों को कि एक थैले में 40 से अधिक बीज, यानी एक थैले 40 से अधिक कितने थैले में है, दिखाइए 40 से अधिक, ये 40 है तो ये तो नहीं होगा, कितने थैले में, एक इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, ये तो 40 से कम है बच्चों, एक इसमें हो गया, टोटल कितना है बच्चों, 1 2 3। तो लिखते हैं हम लोग पहला P बराबर, P बच्चों इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रायिकता इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसीलिए इसको P से डिनोट करते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको P ही मानेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, P ही करेंगे। चलिए, तो P इसीलिए करते हैं हम लोग। तो P बराबर क्या है बच्चों, प्रेक्षणों की संख्या कितना है बच्चों, 1 2 3। प्रेक्षणों की संख्या कितना है बच्चों, 3, यानी 3 थैलों में 40 से अधिक बीज है। ठीक है, 3 थैलों में 40 से अधिक बीज है। 3 बटे कुल प्रेक्षण कितना है बच्चों, देखिए कुल प्रेक्षण निकाल लेते हैं। कुल थैला ही कुल प्रेक्षण हो जाएगा बच्चों। कुल थैला कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5। कुल थैला कितना है बच्चों, 5। तो ये हो गया हम लोगों का कुल प्रेक्षण। ठीक है, तो कुल प्रेक्षण कितना हो गया बच्चों, 5। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/5। अब देखिए हम लोग इसको भाग कर लेते हैं, 5 से 3 को, पॉइंट देखिए 0 और 6 बार में 30, यानी कितना आया 0.6। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, 0.6। एक नंबर का आंसर क्या होगा, 0.6 होगा बच्चों। चलिए भी दूसरा देख लेते हैं बच्चों, रहने देते हैं इसको। दूसरा है कि एक थैले में 49 बीज, 49 बीज किस में है बच्चों, देखिए 49 किसी में है, इसमें 40 है, इसमें 42 है, इसमें 41 है, इसमें 39 है। 49 किसी में नहीं है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, P बराबर प्रेक्षणों की संख्या में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 39 किसी में नहीं है। 49 किसी में नहीं है, 49 किसी में नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। कुल प्रेक्षण 5, तो किसी को भी 0 से भाग देंगे, आंसर 0 ही आएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सीधा आप 0 भी लिख सकते हैं अगर प्रेक्षणों की संख्या नहीं है तो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक थैले में 35 से अधिक किस थैले में वो देखना है। इसमें 35 से अधिक है बच्चों, चलिए इसमें भी 35 से अधिक है बच्चों, इसमें भी 35 से अधिक है, इसमें भी 35 से अधिक है, इसमें 35, यानी पाँचों में 35 से अधिक ही है। तो क्या लिखेंगे, P बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, P बराबर प्रेक्षणों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। और कुल प्रेक्षण हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 5। तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो ये था हम लोग का प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग आते हैं। तो ध्यान समझें, क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का यादृच्छिया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों को लिख लिए गए हैं। ठीक है, तो आंकड़ा कुछ इस तरह है बच्चों की, परिवार में लड़कियों की संख्या 210 है, परिवार की संख्या 475, 814, 211। ठीक है, इस तरह से आंकड़ा है बच्चों। उसके बाद यादृच्छिया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता याद कीजिए जिसमें, ठीक है, जिसमें 2 लड़कियां हों, 1 लड़कियां हों और कोई लड़कियां ना हो। तो हम लोग इसके पहले भी प्रायिकता का ही क्वेश्चन किए थे बच्चों, तो लिखे थे प्रायिकता बराबर क्या होता है बच्चों, प्रायिकता बराबर हम लोग लिखे थे बच्चों की प्रेक्षणों की संख्या, लिखे थे बच्चों की प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण।
बटे कुल प्रेक्षण, प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण। सबसे पहले कुल प्रेक्षण कर लेते हैं। कुल संख्या कितना है बच्चों परिवारों की, परिवारों का कुल संख्या यहाँ पे दे दिया बच्चों 1500। परिवारों की कुल संख्या कितना है बच्चों 1500, यानी कुल प्रेक्षण हम लोगों को आ गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला से हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि दो लड़कियाँ हों, किसमें किसमें दो लड़कियाँ हैं बच्चों। देखिए 2 लड़कियाँ यहाँ पे कितना है बच्चों, कितना परिवार है टोटल प्रेक्षण कितना है बच्चों 475। तो लिखते हैं P बराबर प्रेक्षणों की संख्या कितना है बच्चों 475। जो परिवार में 2 लड़कियां हैं, ठीक है, तो उस परिवार की संख्या 475 है। तो टोटल प्रेक्षण कितना निकाले बच्चों हम लोग कुल 1500। चलिए इसको हम लोग भाग कर लेते हैं बच्चों 5 से, तो कितना हो जाएगा 95 और ये 300, फिर 5 के टेबल से बच्चों जाएगा ये, तो 5 एकम 5 और ये 9 और फिर ये 7। तो क्या होगा बच्चों 19/60। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आ जाएगा 19/60। काट के करेंगे जब। तो अब देखिए 2 है बच्चों कि एक लड़की किसमें किसमें है बच्चों। देखिए एक लड़की है 814 परिवार में एक लड़की है, तो लिखेंगे P बराबर 814/1500। तो आंसर यही हो जाएगा बच्चों हम लोग का 814/1500। 2 के टेबल से काट के देखते हैं, कट भी जाएगा शायद। 407 और ये 750, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 407/750। ये हो जाएगा आंसर दूसरा का। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा है कोई लड़कियां ना हो किसमें है बच्चों 211 परिवार में एक भी लड़की नहीं है। 211 परिवार में एक भी लड़की है, तो P बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 211/1500। ये हो जाएगा, कटेगा नहीं बच्चों ये, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है कोई परिवार ना हो का आंसर क्या हो जाएगा 211/1500। तो ये हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेंगे बच्चों हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 14 तो बन गया। और सेक्शन सी जो था हम लोगों का, सेक्शन बी जो था 3 अंक का जो सेक्शन बी था बच्चों, टोटल 17 क्वेश्चन था इसमें। ये टोटल 7 क्वेश्चन था इसमें। टोटल 7 क्वेश्चन हम लोग क्या किए बच्चों सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसमें से करना क्या है बच्चों, सिर्फ एग्जाम में आपको क्वेश्चन 5 ही बनाना है, 7 में से 5 ही बनाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया 7 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सेक्शन बी जो है हम लोग का टोटल समाप्त हो गया है।